बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीनियर अलजेब्रा मैथ 2103 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग रो रिडक्शन और एशेलन फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली कौन सी फॉर्म्स हैं और किस तरीके से जो है क्वेश्चंस सॉल्व करने में या लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम सॉल्व करने में हमारी मदद करती हैं। सबसे पहले एशेलन फॉर्म और रो एशेलन फॉर्म क्या होती है। ये दोनों एक ही नेम है। इसको रो एशेलन फॉर्म भी कहा जाता है एंड एशेलन फॉर्म भी इसको कहा जाता है। इसकी जो है टर्म बनाने के लिए जिस तरीके से ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये बनता किस तरीके से है, यानी हम अगर हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है जिसमें सारी नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, तो उससे हमें कन्वर्ट करना है रो एशेलन फॉर्म में या रो रिडक्शन भी उसे कहेंगे। तो सबसे पहले कि ऑल नॉन जीरो रोज आर अबव एनी रोज ऑफ ऑल जीरोज, यानी कि एक मैट्रिक्स में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी वो हमेशा ऊपर लिखी जाएंगी और जो जीरो होंगी वो हमेशा बिलो ऑफ द नॉन जीरो रोज होंगी। जिस तरीके से ये जो स्टेरिक है आपके पास, ये स्टेरिक है, ये नॉन जीरो आप कह सकते हैं इनको, यानी कि हो सकता है यहाँ पे 1 हो सकता है यहाँ पर 2 लिखा हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कोई और नंबर हो लाइक 6 हो, कुछ इस तरह का, और यहाँ पर कोई और नंबर हो सकता है, मे बी यहाँ पर भी 1 हो, यानी सारे नॉन ज़ीरो हैं। और ये देखें, ये वाली जो एंट्रीज हैं ये सारी ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है आपके पास कि तमाम नॉन ज़ीरो वाली जो रोज़ हैं, यानी कि ये दो रोज़ जिस तरह इस मैट्रिक्स में है ये नॉन ज़ीरो वाली हैं, तो ये ऊपर लिखी हुई हैं एंड ज़ीरो रोज़ जो हैं वो नीचे लिखी जाएंगी हमेशा। The second term is each leading entry, the leftmost non-zero entry of a row, is in a column to the right of the leading entry of the row above it. It means कि हर रो में जो भी लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जिससे नीचे वाली तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो जाएं, वो लीडिंग एंट्री होती है आपके पास। या आप सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं कि डायगोनल वाली जो एंट्रीज होती हैं वो लीडिंग एंट्रीज होती हैं किसी भी रो या कॉलम की मैट्रिक्स के अंदर। तो यही उन्होंने बात की है, हर लीडिंग एंट्री जो है वो हर दूसरी रो के ऊपर वाली रो का जो है वो लीडिंग एंट्री होगी। दैट्स इट। The third point is all the entries in a column below a leading entry are zero. इसका ये मतलब है कि किसी भी कॉलम में या हर कॉलम की जो एंट्रीज होंगी उसमें जो लीडिंग एंट्री होगी, यानी एक ऐसी जो लीडिंग एंट्री होगी ना किसी भी कॉलम की, उसके नीचे वाली तमाम वैल्यूज जो है वो है ना वो हमेशा ज़ीरो ही होंगी। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया कि लीडिंग एंट्री होती ही वही है जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या हों, नीचे वाले ज़ीरो हो जाएं। इसमें भी ज़ीरो है, इसमें भी ज़ीरो है। इसी तरीके से आप कोई भी अगर कॉलम आ जाए किसी भी मैट्रिक्स में तो उसकी तमाम नीचे वाली एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं रो रिडक्शन के बारे में, या आप कह सकते हैं एशेलन फॉर्म के बारे में। अब अगर आपके पास रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म आ जाए, रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म और एशेलन फॉर्म दो डिफरेंट टर्म्स हैं। एशेलन फॉर्म में हमें जस्ट ये करना होता है कि डायगोनल की एंट्रीज को जो है उससे नीचे वाली तमाम एंट्रीज को ज़ीरो कर देना है हमने, ये हमारे पास एशेलन फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। बट रिड्यूस एशेलन फॉर्म क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रिड्यूस एशेलन फॉर्म है कि हमारे पास ये जो कंडीशंस हैं इन तीनों को अगर जो है ये तीनों कंडीशंस वैसे की वैसी रहती हैं, जिस तरीके से ये तीन टर्म्स हैं एशेलन फॉर्म की ये सेम रहेंगी। एडिशन हम करेंगे ये दो पॉइंट्स का, क्या होगा, द लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज 1, ठीक है, ईच लीडिंग 1 इज ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। इसका ये मतलब है कि हर
लीडिंग एंट्री जो है वो 1 होगी। जिस तरह मैंने ये डायगोनल्स की बात की, हमने कहा डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए, बट रिड्यूस एशेलन फॉर्म में क्या है, डायगोनल के नीचे वाली एलिमेंट 0 होने चाहिए, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा, वो 1 होने चाहिए। ये हो गया 2x2 या 3x3 या 4x4, या सिंपली आप कह सकते हैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या है कि डायगोनल्स जो है वो हमारे पास हमेशा इक्वल टू 1 होने चाहिए। डायगोनल्स हमेशा हमारे पास इक्वल टू 1 होने चाहिए। और अगर हम इसके अलावा बात करेंगे, जिस तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमारे पास सिंपली उन्होंने ये बात की है कि हर लीडिंग एंट्री जो होगी, जिस तरह ये जो ब्लैक टर्म्स दिए हैं आपको ब्लैक बॉक्सेस में, ये आपके पास है लीडिंग एंट्रीज, इनके ये हमेशा हमारे पास 1 होंगी, इनको आपने 1 करना है। और उसके बाद उनके नीचे वाली वैल्यूज एंड उनके ये वाली राइट वाली या टॉप वाली जितनी वैल्यूज हैं सारी, एस्टेरिक वाली जिस तरह, ये सारी 0 होनी चाहिए। जिस तरह आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि हर लीडिंग एंट्री जो है वो क्या है, 1 है। ठीक है, ये 1 हो गई, ये भी 1 है, और इनके नीचे वाली वैल्यूज और इन्हीं के ऊपर वाली वैल्यूज आप देखें हम 0 है, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। अब आप ये देखें ये बाकी तो स्टेरिक हैं, ये नॉन जीरो हैं, तो ऐसा कैसे, उन्होंने सिर्फ एक कंडीशन दी है कि हर लीडिंग वैल्यू, लीडिंग जो 1 है ना, उनकी एंट्रीज सिर्फ 0 होनी चाहिए उस कॉलम की। तो ये लीडिंग 1 है, इसकी एंट्री इस कॉलम की 0 है, ये लीडिंग 1 है, इसकी एंट्री सारी बाकी 0 है, लेकिन ये लीडिंग नहीं है। तो जब ये लीडिंग एंट्री नहीं है तो फिर इसके कॉलम 0 हों या जैसे ये हैं इनके भी नॉन ज़ीरो हैं, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। सिर्फ लीडिंग एंट्रीज को हमने देखना है, वो 1 होनी चाहिए और उनकी तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है, इसको थ्योरम है, या आप जस्ट एक स्टेटमेंट के तौर पे इसकी याद रखेंगे कि ईच मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू वन एंड ओनली वन रिड्यूस एशलन मैट्रिक्स। यानी हर एक मैट्रिक्स, जो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं हम, यह होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स जो होता है, वो उसकी रिड्यूस्ड एशलन फॉर्म के हमेशा इक्वल होता है, रो इक्वलेंट होता है, और उसी के ही इक्वल हो सकता है, उसके अलावा किसी के इक्वल नहीं हो सकता। ये इसकी यूनिकनेस है। यूनिकनेस मीन्स 1 एंड ओनली 1, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपके पास कुछ टर्म्स हैं, पाइवेट पोजीशन, पाइवेट, पाइवेट कॉलम। तो ये क्या होती हैं? पाइवेट पोजीशन ऐसी पोजीशन, अ पोजीशन ऑफ अ लीडिंग एंट्री इन एशलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। हम बात बार बार कर रहे हैं लीडिंग एंट्री की, लीडिंग एंट्री, लीडिंग एंट्री। तो लीडिंग एंट्री को बेसिकली पाइवट पोजीशन कहते हैं, यानी ऐसा एलिमेंट जिससे नीचे तमाम एंट्री 0 हो जाएं, वो उस कॉलम की लीडिंग एंट्री होती है, या पाइवट पोजीशन भी कह सकते हैं हम। अब पाइवट क्या होता है? एक्चुअली पाइवट क्या है? अ नॉन जीरो नंबर दैट आइदर इज यूज्ड in a pivot position to create zeros or is changed into a leading one, which in turn is used to create zeros। यानी कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नॉन जीरो नंबर जो कि लीडिंग पोजीशन पे हो, जो लीडिंग एंट्री होगी किसी भी, जैसे लीडिंग पोजीशन है ना, मैंने कहा कि किसी भी कॉलम की लीडिंग पोजीशन जैसे ये है। अब आपके पास ये ब्लैक स्पॉट जो है ना, ये लीडिंग पोजीशन है, इसके नीचे वाली तमाम एंट्री 0 हैं। अब यही नॉन जीरो नंबर है जो क्या कर रहा है कि तमाम ज़ीरोस क्रिएट कर रहा है, यानी उसके तमाम बिलो एंट्रीज कितनी क्या है, 0 है। और उसी टर्म को, ये जो लीडिंग टर्म है या पाइवट एलिमेंट है, इसको हम 1 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो पाइवट होती है, यानी पाइवट एलिमेंट। बेसिकली इसको पाइवट एलिमेंट कहा जाता है, ये यहाँ पर अकेला पाइवट है, बट पाइवट एलिमेंट भी होता है। अब पाइवट कॉलम क्या होता है? अ कॉलम दैट कंटेन्स अ पाइवट पोजीशन, सिंपली जिसके अंदर, जिस कॉलम के अंदर कोई पाइवट एलिमेंट होगा या पाइवट पोजीशन होगी, वो पाइवट कॉलम क्या कहलाएगा? पाइवट कॉलम।
अब एक एग्जांपल हम लोग इसकी नज़र कर लेते हैं। रो रिड्यूस टू एशेलन फॉर्म एंड लोकेट द पाइवट कॉलम्स। हमें यहाँ उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब उन्होंने कहा है इसको आप रिड्यूस करें एशेलन फॉर्म में, एंड पाइवट कॉलम्स जो हैं कौन कौन से हैं वो हमें बताएं, लोकेट करें, हमें मेंशन करें, दैट्स इट। अब हमने सिंपली इसको क्या करना है, पहले एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एशेलन फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले जो है, आप हमेशा ये बात याद रखें कि जो फर्स्ट मोस्ट एंट्री होती है ना मैट्रिक्स की, वो हमेशा आपके पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए हमेशा, एवर एंड एवर। तो यहाँ पर क्या है, ज़ीरो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन तीनों रोज में से इस रो को रिप्लेस कर दें। हमने रिप्लेस वाला रूल पढ़ा हुआ है पहले, सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, तीन रोज हैं, हम किसको रिप्लेस करेंगे? सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ को, पॉजिटिव वैल्यूज़ को। अब इन तीनों में से पॉजिटिव वैल्यू वाली कौन सी है, यानी फर्स्ट एलिमेंट जिसका पॉजिटिव हो, वो हमारे पास है रो 4, ये वाली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे कॉलम रो 1 को रो 4 के साथ। यहाँ पर हमने क्या है, एक्सचेंज कर दिया है, या आप कह लें कि रिप्लेस किया है रो 4 विद रो 1। ये हमने स्टेप यहाँ पे फॉलो किया है। ये देखें आप, यहाँ पर सिंपल है, ये लास्ट वाली रो थी ऊपर आ गई, एंड ये फर्स्ट रो थी ये एंड पे चली गई है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर ना एक एंट्री, एक इस कॉलम में एक एंट्री ज़ीरो आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पाइवट कॉलम हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक ज़ीरो है ना। तो अब बाकी दो टर्म्स हमें ज़ीरो करनी है। सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने अगर इस टर्म को ज़ीरो बनाना है, -1 को ख़त्म करना है, यहाँ पे ज़ीरो करना है, तो हम क्या करेंगे, रो 1 से रो 1 रो 2 जो है वो ऐड कर देंगे। हम यहाँ करेंगे ऐड रो 1 इन रो 2। हम सिंपली ये स्टेप जो है कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। हम इसको साथ साथ मेंशन करते जाते हैं। ये आप वैसे अगर क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो साथ साथ लिखते जाते होते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने यहाँ पर क्या स्टेप फॉलो किया है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मैनुअली नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको थ्योरेटिकली इसका ये सेकंड रो में आपका, यानी कि ये रो स्टेप जो है वो हमने इस रो के लिए किया है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है। अब इसको हमने करना है, ये टर्म हमने सॉल्व करनी है। ये सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको ज़ीरो करना है, यानी कि इस टर्म को, ये -2 है ना, इसको ज़ीरो बनाना है आपने। तो आप सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं कि R1 जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई करें आप उसको। यहाँ पर हम लिख देते हैं रो 1 को। ठीक है, रो 1 को हमने, इस स्टेरिक का मतलब है कि हमने इसको मल्टीप्लाई कराया है। मल्टीप्लाई करा के आपने ऐड करा देना है, प्लस करें रो 3। ठीक हो गया, यानी कि आपने सेकंड फर्स्ट रो को पहले 2 से मल्टीप्लाई कराया है, तो ये टर्म्स आपके पास चेंज हो जाएंगी। लाइक यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर -18 आ जाएगा, और यहाँ पर -14 आ जाएगा। अब इसी टर्म को, इसी एक जो न्यू बनेगी हमारे पास रो, उसको इसमें ऐड कर देना सिंपल, तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या बनेगा, यहाँ पे ये सारा जो है ना चीज़ें आ जाएंगी। तो ये बन जाएगी, ये रो बन जाएगी आपके पास 5 10 -15 -15, इस तरह सोल्व हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब आप ये देखें, इस कॉलम के अंदर हमने तमाम एंट्रीज को ज़ीरो बना दिया, तो हम क्या कहेंगे, ये फर्स्ट कॉलम जो है हमारे पास पाइवट कॉलम है। अब बाकी कॉलम्स को हम चेक कर लेते हैं कि बाकी कॉलम्स में वो भी पाइवट बना सकते हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं
कि हम किस एंट्री को ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रह जाएगा। अब अगर आप इस रो में नोटिस करें, ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये 5 पे डिविजिबल हैं, यानी ये 5 के मल्टीपल्स हैं। तो हम सिंपली इसको जो है 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या आंसर देगा, यहाँ 1 दे देगा, यहाँ आपको 2 दे देगा, यहाँ पर आपको -3 दे देगा। ऐसे ही है ना, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर भी -3 दे देगा आपको। अब आपने क्या करना है, सिंपल ये हो जाएगा आपके पास, सिंपल 1 2 -3 और -3 आ गया। अब सेकेंड रो को और थर्ड रो को आप सॉल्व करेंगे। थर्ड रो को आप 2 से मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो आपके पास ये पहली टर्म बन जाएगी 2। सही है, और इन दोनों को फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक हो गया, ये स्टेप आपके पास ये ज़ीरो हो गया। अब आपके पास ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, लीडिंग एंट्री हो गई। और अब आपके पास आपने एक स्टेप पढ़ा है कि तमाम जो ज़ीरो वाली रोज़ होंगी वो हमेशा नीचे होंगी और नॉन ज़ीरो रोज़ ऊपर जाएंगी। तो ये रो पूरी नॉन ज़ीरो ज़ीरो हो गई ना, और ये नॉन ज़ीरो है तो ये रिप्लेस हो जाएंगी। यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे इनको, रिप्लेस रो 3 विद रो 4। यहाँ पर हमने ये स्टेप फॉलो कर दिया इस यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हमारे पास सिंपली मज़ीद हम इसको किसी को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारे पास और कोई पाइवट कॉलम नहीं बन सकता। अब ये हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया। तो सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास जो वो आप आंसर देंगे, बताएंगे कौन कौन सा कॉलम पाइवट है। तो आपके पास देखें, सबसे पहले पहला कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, एंड देन आपके पास बनता है फोर्थ कॉलम। देखें ऐसा क्यों, बाकी एंट्रीज में भी ज़ीरो है, बट यहाँ पर आपके पास एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि पहले कॉलम में की पहली एंट्री जो है वो 1 है और बाकी सारी ज़ीरोज़ हैं आ गई। सेकंड में साथ वाली एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, साथ वाली एंट्री नॉन ज़ीरो नहीं, यानी कि अगर है भी तो बाकी टर्म्स उससे नीचे डायरेक्ट ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप सिंपली ऐसे करें, हमने डायगोनल्स चेक करने ना, हमें डायगोनल वाइज जाना है, ऐसे डायगोनल जाना है। तो हमने साथ वाली एंट्रीज नहीं देखनी, तो हमने 1 के साथ वाली एंट्री नहीं, हमने उससे नीचे वाली एंट्री देखी। ये भी आपके पास नॉन ज़ीरो है और इसके नीचे वाली तमाम एंट्रीज क्या है, ज़ीरो। ये भी आपके पास पाइवट कॉलम है। अब हम चूंकि डायगोनल जा रहे हैं तो आप इधर ये वाली टर्म देखेंगे, ये कौन सी टर्म है यहाँ पे, ज़ीरो। दैट मीन्स कि ये पाइवट कॉलम नहीं होगा, क्योंकि हम पाइवट एलिमेंट या पाइवट कॉलम कौन सा लेते हैं जहाँ पर लीडिंग एंट्री क्या होगी, नॉन ज़ीरो। तो ये तो ज़ीरो है, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू, अब ये ज़ीरो आ गई ना, जहाँ पर वैल्यू ज़ीरो आ गई देन हम उसके सामने वाली वैल्यू देखेंगे, क्योंकि वो तो कॉलम ही निकल गया ना, हम कॉलम को ही निगलेक्ट कर देंगे। तो फिर इसका डायगोनल यहाँ से ये बनता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ना। उसके बाद उसकी नीचे वाली वैल्यू हमारे पास जितनी भी हैं वो ज़ीरो है, तो ये भी पाइवट कॉलम बन गया। अब इसका डायगोनल ये है, यहाँ चेक करें ये तो ज़ीरो है। ठीक हो गया, तो ये भी पाइवट कॉलम नहीं है। सिर्फ हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, पहला, दूसरा और चौथा। जैसे कि यहाँ पर दिया भी हुआ है, ओरिजिनल मैट्रिक्स में हम बताएंगे, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो है वो पाइवट है, सेकंड और फोर्थ ये हमारे पास बन गया है। और हम यहाँ पे देयर इज़ नो मोर देन वन पाइवट इन एनी रो, देयर इज़ नो मोर देन वन पाइवट इन एनी कॉलम। यहाँ पर एक नोट दिया उन्होंने कि एक रो या एक कॉलम में एक से ज़्यादा पाइवट नहीं हो सकते। ठीक है, मैंने आपको यहाँ डायगोनल्स का रूल भी समझा दिया है। अगर आप इस लाइन को फॉलो करके देखें तो यहाँ पर ये कंसेप्ट दे रहा है कि आपके पास एक रो या एक कॉलम के अंदर एक से ज़्यादा पाइवट एलिमेंट नहीं हो सकता। अब आप अगर इस रो की बात करेंगे तो इस रो में हमारे पास पाइवट एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, और इसी कॉलम में आप बात करेंगे तो ये एलिमेंट है। अब आप सेकेंड रो में आ जाएं, सेकेंड कॉलम में। अब इस 4 के लिए आप चेक करें, क्या इस रो में कोई पहले से पाइवट एलिमेंट है, बिल्कुल है, 1। तो हम 4 को नहीं ले सकते। इस कॉलम में कोई है, नहीं, कोई नहीं है।
तो 4 के अलावा हम एंट्री ढूंढेंगे कोई, ये 2 है, ठीक है। 2 में देखें, 2 की रो में देखें कोई एलिमेंट है नहीं, कॉलम में है नहीं, तो हम कहेंगे कि 2 एक पाइवट एलिमेंट है। अब हम थर्ड कॉलम में आ जाते हैं। थर्ड कॉलम में आप चेक करें कोई एलिमेंट नहीं है, नहीं है, तो 4 हो सकता है क्योंकि उसके नीचे वाली सारी एलिमेंट 0 है। अब इस रो में आपने चेक करना है क्या इस रो में ऑलरेडी कोई पाइवट एलिमेंट है, बिल्कुल है, वो कौन सा है, 2, तो 4 जिसकी वजह से पाइवट एलिमेंट नहीं हो सकता। फिर हम इस रो में चले जाते हैं, इस कॉलम में, अब देखें इस कॉलम में कोई पाइवट एलिमेंट है नहीं। सेकेंड रो के लिए हमने चेक कर लिया, थर्ड रो के लिए आप चेक करेंगे। थर्ड रो में क्या है आपके पास, ये एक एंट्री है, थर्ड रो में कोई एलिमेंट है, पाइवट नहीं है, तो 5 हो सकता है क्योंकि इसके नीचे वाली एंट्री 0 है और कॉलम में भी नहीं है, तो 5 है, दैट सिंपली सी। इसमें इस कॉलम में आप चेक करेंगे, इस कॉलम में तो ऑलरेडी ये 0 0 है, तो नॉन जीरो एंट्रीज वैसे ही पाइवट होती हैं और 0 वाली जो होती हैं वो पाइवट होती ही नहीं है। तो इस सेंस से भी, इस कंसेप्ट से भी हमारा ये जो पाइवट वाला है ये यूज़ हो जाता है। अब आप दोनों तरीक़ों से माइंड में अपनी चीज़ें रख सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। कुछ ना समझ में है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह।